स्टेबल एंजाइना के अंदर हमने बात की थी, स्टेबल एंजाइना तो याद रखो, सही है। उसके अंदर एक तो प्लग स्टेबल होता है, सही है। दूसरी बात के अपेक्स ऑब्स्ट्रक्शन होती है 70%। ड्यूरिंग रेस्ट कोई दर्द नहीं होता है। जैसे हार्ट रेट बढ़ते हैं, हार्ट की डिमांड बढ़ती है तो पेशेंट को चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाते हैं। सब लिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं तो चेस्ट पेन सबसाइड होते हैं, या पेशेंट को अगर हम रिस्क प्रोवाइड करते हैं तो चेस्ट पेन खत्म। इट्स मीन कि ये स्टेबल एंजाइना है, सही। अब सेकंड नंबर पे बात करते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज के अंदर अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना के अंदर कैरेक्टरिस्टिक ये याद रखो कि इसके अंदर जो कोरोनरी आर्टरी है वो या तो 90% ऑब्स्ट्रक्ट ब्लॉक होते हैं या मोर देन 90% उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हुई होती है। एड्रेस पेशेंट को चेस्ट पेन होता है, ठीक, क्योंकि अगर 70 बीट्स पर मिनट है और 10% कोरोनरी आर्टरी ओपन है, 90% ब्लॉक है, तो 10% जो ओपन है वो 70 हार्ट बीट की ऑक्सीजन की डिमांड पूरा नहीं कर रहा होता है, तो अनस्टेबल एंजाइना वाले पेशेंट को एड्रेस भी चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा नॉट रिस्पॉन्डिंग टू सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन, अगर हम इस पेशेंट को सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन दे देते तो रिस्पॉन्स नहीं करता, मीन के चेस्ट पेन सबसाइड नहीं होता है। इसके अलावा अगर हम रेस्ट प्रोवाइड करते हैं, अनस्टेबल एंजाइना के अंदर रेस्ट प्रोवाइड करते हैं तो चेस्ट पेन रिजॉल्व खत्म हो जाता है। वाइल अनस्टेबल एंजाइना के अंदर अगर पेशेंट रेस्ट कर रहा होता है तो चेस्ट पेन सबसाइड नहीं होता है, खत्म नहीं होता है, ठीक है। ये तो 5 मेन कैरेक्टरिस्टिक ये याद रखें। अब खराबी क्या आ जाती है कोरोनरी आर्टरी के अंदर, एक ही बात याद रखो कि इसके अंदर जो प्लग होता है वो अनस्टेबल प्लग की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। सबसे टॉप पे जैसे मॉर्निंग के अंदर क्लास के अंदर बात की, इसके अंदर क्या हो जाते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस वाला प्लग की फॉर्मेशन होती है। लेकिन स्टेबल और अनस्टेबल प्लग के अंदर स्लाइटली चेंजेस हो जाती है, जिसकी वजह से अनस्टेबल वाला प्लग या अनस्टेबल एंजाइना वाला प्लग ज्यादा वल्नरेबल होते हैं और द फिशरिंग, अल्सरेशन और रप्चरिंग, ठीक है। ये इसके यहाँ पे जो ब्लड का फ्लोट बना हुआ होता है, ठीक है, यहाँ जो थ्रोम्बस की फॉर्मेशन हुई होती है उसके चांसेस होते हैं रप्चरिंग की, अल्सरेशन की और इसके अलावा फिशरिंग की। तो अल्सरेशन या रप्चरिंग की बात करते हैं, सबसे टॉप पे हमने बात की थी उस फ्लोट फॉर्मेशन उस प्लग के अंदर डिस्फंक्शनल एंडोथेलियल सेल, उसके बाद फाइब्रस के सही है फॉर्म सेल, इसके अलावा मैक्रोफेजेस और कुछ वहां पे कोलेजन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि ये डिस्फंक्शनल एंडोथेलियल सेल्स है जो फाइब्रस कवर है, ठीक, इसके अंदर ये थिन होता है तो इसलिए ज्यादा चांस और हार्डनेस ये प्रोवाइड कर रहा होता है कि ये फिशर लिंक इसके अंदर होगी, रप्चर होगा, ठीक, या इसके अंदर अल्सरेशन आएगी, ये डिपेंड कर रहा होता है उस प्लग के अंदर के वहां पे फाइब्रस के कितना स्ट्रॉन्ग है। अनस्टेबल एंजाइना के अंदर अनस्टेबल प्लग होते हैं, इसलिए हम इसको समटाइम कहते हैं कि ये डायनामिक होते हैं, कभी भी ये चेंज हो सकता है। इसके ऊपर डिस्फंक्शनल एंडोथेलियल सेल, उसके नियर बाई 10 फाइब्रस केप होता है, ठीक है, और उसके नीचे फॉर्म सेल होते हैं और मैक्रोफेजेस होते हैं और वो डिफरेंट एंजियोजेनेसिस वाले फैक्टर रिलीज करते हैं और न्यू ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन इस एरिया के अंदर हो जाती है। अल्सरेशन या रप्चरिंग हम उसको कहते हैं अगर एंडोथेलियल सेल यहाँ पे है लेकिन इस वाले एरिया के अंदर एंडोथेलियल सेल हट गए, यहाँ से एंडोथेलियल सेल और ये जो फाइब्रस केप है जब ये एक्सपोज हो जाता है फाइब्रस केप, हम इसको नाम देते हैं कि दिस इज कॉल्ड रप्चरिंग, ठीक है, ये रप्चरिंग हो गया। अब इस एरिया के अंदर अगर यहाँ पे एंडोथेलियल सेल भी एस्केप हो गए, वो भी खत्म, ठीक है, इसके अलावा फाइब्रस केप वो भी रप्चर हो गया, ठीक है, उसके अंदर भी फिशरिंग आ गई। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है अगर आर्टरी का अगर वो एक्सपोज हो गया तो इसका मतलब दिस इज कॉल्ड फिशरिंग। और बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है कि ये हाईली थ्रोम्बोजेनिक होता है, मीन के ये फ्लोट फॉर्मेशन बड़ी तेजी के साथ कर रहा होता है। क्यों कर रहा होता है? क्योंकि इसके अंदर एक फैक्टर होते हैं जिसको हम नाम देते हैं वेन वेली ब्रांड फैक्टर, ठीक है, वो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जेली लाइक। और नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन उसका क्या होता है कि कोलेजन प्रोटीन जो ये स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन बना रहा होता है इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। लेकिन जैसे वो एक्सपोज हो जाते हैं, अगर इस एरिया के अंदर वो एक्सपोज हो गए तो सबसे पहले प्लेटलेट्स आएंगे और उसके साथ अटैच हो जाएंगे। सबसे पहले जब प्लेटलेट्स आ जाते हैं और बेसमेंट मेम्ब्रेन के उस फैक्टर के साथ अटैच हो जाते हैं उसको हम नाम देते हैं प्लेटलेट एडहेजन। तो ये सबसे पहले प्लेटलेट एडहेजन, जब प्लेटलेट्स अटैच हो जाते हैं नॉन प्लेटलेट सरफेस के साथ तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं, तो हम उस स्टेज को फिर नाम देते हैं कि अब प्लेटलेट्स एक्टिवेशन। एक्टिवेशन के बाद इसके अंदर केमिकल्स होते हैं प्लेटलेट्स के अंदर, वो केमिकल रिलीज करते हैं तो हम कहते हैं प्लेटलेट्स रिलीज रिएक्शन। उसके बाद क्या होता है कि अब प्लेटलेट्स आएंगे और उसी प्लेटलेट्स के साथ अटैच होंगे, फिर हम उसको नाम देते हैं उस प्रोसेस को कि अब प्लेटलेट्स एग्रीगेशन है। दोनों के अंदर मेन डिफरेंस, यहाँ पे प्लेटलेट्स आएंगे, प्लेटलेट्स के साथ अटैच होंगे, और यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ प्लेटलेट्स आके अटैच हो जाएंगे, हम उसको सिंपली नाम देते हैं कि ये प्लेटलेट एडहेजन है। दोनों के अंदर फर्क क्लियर? अब जब प्लेटलेट एग्रीगेशन अगर इस तरह हो रही होती है तो एक स्टेज ऐसे आ जाते हैं कि ये कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है,
सही। अगर ये कोरोनरी आर्टरी कंप्लीटली ब्लॉक हो गई तो इट्स मीन के पेशेंट को मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो गया, ठीक है। लेकिन अगर ये सपोज के 90% ऑफ इस क्लॉट ने ब्लॉक किया, उस प्लेटलेट एग्रीजन ने ब्लॉक किया, उसके अंदर चांसेस ये भी होते हैं कि सम टाइम यहाँ से एक फ्लोट का फॉर्मेशन या थ्रोम्बस यहाँ से सेपरेट हो जाते हैं, जिसको हम एम्बुलाई कहते हैं। वो कहीं और जाता है और किसी नैरो कैपिलरी या आर्टरी को वो ब्लॉक कर देता है, ठीक है, जिसको फिर हम कहते हैं कि ये एम्बुलाई यहाँ से सपोज सेपरेट हो गया। ये अगर सेरेब्रल आर्टरी है उसके अंदर ये ब्लॉक हो गया तो लीड्स टू स्ट्रोक काज कर देगा। अनदर थिंग जो इस अनस्टेबल प्लग के अंदर होता है कि ये जो एंजियोजेनेसिस जो न्यू ब्लड वेसल्स है, इसके जरिए अगर सपोज यहाँ से ब्लड जा रहे हैं, इसके अंदर ब्लड आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे ब्लड क्या होगा, क्लॉट, ठीक है। यहाँ पे अगर ब्लीडिंग हो गई, ठीक है, इंटर प्लग हेमरेज, अगर इस न्यू ब्लड वेसल के जरिए यहाँ पे ब्लड आ जाते हैं और यहाँ पे जैसे ब्लड आएगा ब्लड बिकम क्लॉटेड, ठीक है, वो क्लॉट हो जाएगा। उस वाला वो वाला जो फ्लोट होता है जो इस आर्टरी के इस न्यू वेसल्स के जरिए आया हुआ होता है, उस फ्लोट के ज्यादा चांसेस होते हैं डिसोसिएशन की, मींस के सेपरेशन की। लेट्स सपोज यहाँ पे ये अगर सेपरेट हो गया, यहाँ से अनदर सेपरेट हो गया ब्लड का फ्लोट, यहाँ से अनदर, अब ये डायनामिक में है, यहाँ से कहीं और जाके किसी और आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज या ऑब्स्ट्रक्शन काज कर सकते हैं, ठीक। मेम्ब्रेन के साथ प्लेटलेट्स आके अटैच हो जाएंगे, हम उसको सिंपल नाम देते हैं कि ये प्लेटलेट एडहेजन है। दोनों के अंदर फर्क क्लियर। अब जब प्लेटलेट एग्रीगेशन अगर इस तरह हो रही होती है तो एक स्टेज ऐसे आ जाते हैं कि ये कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, ठीक। अगर ये कोरोनरी आर्टरी कंप्लीटली ब्लॉक हो गई तो इट्स मीन के पेशेंट को मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो गया, ठीक है। लेकिन अगर ये सपोज के 90% ऑफ इस क्लॉट ने ब्लॉक किया, उस प्लेटलेट एग्रीजन ने ब्लॉक किया, उसके अंदर चांसेस ये भी होते हैं कि सम टाइम यहाँ से एक फ्लोट का फॉर्मेशन या थ्रोम्बस यहाँ से सेपरेट हो जाते हैं, जिसको हम एम्बुलाई कहते हैं। वो कहीं और जाता है और किसी नैरो कैपिलरी या आर्टरी को वो ब्लॉक कर देता है, ठीक है, जिसको फिर हम कहते हैं कि ये एम्बुलाई यहाँ से सपोज सेपरेट हो गया। ये अगर सेरेब्रल आर्टरी है उसके अंदर ये ब्लॉक हो गया तो लीड्स टू स्ट्रोक काज कर देगा। अनदर थिंग जो इस अनस्टेबल प्लग के अंदर होता है कि ये जो एंजियोजेनेसिस जो न्यू ब्लड वेसल्स है, इसके जरिए अगर सपोज यहाँ से ब्लड जा रहे हैं, इसके अंदर ब्लड आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे ब्लड क्या होगा, क्लॉट, ठीक है। यहाँ पे अगर ब्लीडिंग हो गई, ठीक है, इंटर प्लग हेमरेज, अगर इस न्यू ब्लड वेसल के जरिए यहाँ पे ब्लड आ जाते हैं और यहाँ पे जैसे ब्लड आएगा ब्लड बिकम क्लॉटेड, ठीक है, वो क्लॉट हो जाएगा। उस वाला वो वाला जो फ्लोट होता है जो इस आर्टरी के इस न्यू वेसल्स के जरिए आया हुआ होता है, उस फ्लोट के ज्यादा चांसेस होते हैं डिसोसिएशन की, मींस के सेपरेशन की। लेट्स सपोज यहाँ पे ये अगर सेपरेट हो गया, यहाँ से अनदर सेपरेट हो गया ब्लड का फ्लोट, यहाँ से अनदर, अब ये डायनामिक में है, यहाँ से कहीं और जाके किसी और आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज या ऑब्स्ट्रक्शन काज कर सकते हैं, ठीक। तो इसको हम कहते हैं कि अनस्टेबल एंजाइना के अंदर अनस्टेबल प्लग होता है। और अनस्टेबल प्लग कैसे बन रहा होते हैं या उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, डिस्फंक्शनल एंडोथेलियल सेल, थिन फाइब्रस के, ठीक है, और इसके बीनीथ क्या होता है कि फॉर्म सेल्स होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, कोलेजन प्रोटीन और एंजियोजेनेसिस हुई होती है, ठीक है। सबसे खतरनाक अमल क्या होता है कि ये वल्नरेबल होते हैं, ज्यादा रिस्क पे होते हैं फॉर द फिशरिंग एंड रप्चरिंग। अगर फिशरिंग या रप्चरिंग हो गई तो इसका मतलब कि अब मसला खराब हो गया, अब प्लेटलेट एडहेजन एग्रीगेशन और कंप्लीटली आर्टरी के ब्लॉक होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है कोरोनरी आर्टरी डिजीज के अंदर सब एंडोकार्डियल इंफार्क्शन, इसके अंदर भी 90% ऑब्स्ट्रक्शन होती है कोरोनरी आर्टरी की। अनस्टेबल प्लग इसके अंदर भी बना हुआ होता है, लेकिन इसके अंदर इंफार्क्शन हो जाता है, ठीक है। इंफार्क्शन स्पेशली जो इनर वाला लेयर है, ठीक है, एंडोकार्डियम, उसके अंदर इंफार्क्शन हो जाती है। लेट सपोज के अगर ये आर्टरी है ब्लड सप्लाई कर रही होती है, पेरिकार्डियम या मिडल वाला मायोकार्डियम, उसको ब्लड की सप्लाई है, पेरिकार्डियम को भी ब्लड की सप्लाई है, लेकिन कुछ पॉइंट पे जो एंडोकार्डियम है, जो इनर मोस्ट लेयर है, उसके अंदर अगर इस्कीमिया के बाद इंफार्क्शन हुआ है तो फिर हम उसको नाम देते हैं कि दिस इज सब एंडोकार्डियल इंफार्क्शन या मायोकार्डियल इंफार्क्शन, जिसके अंदर सिर्फ एंडोकार्डियम के अंदर इंफार्क्शन हुआ होता है, बाकी लेयर के अंदर कोई इंफार्क्शन नहीं होता है। नेक्स्ट इसके टाइप्स हैं ट्रांसलुमिनल या ट्रांसम्यूरल मायोकार्डियल इंफार्क्शन। तो ये इसके अंदर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक इसके पहले देखो, अनस्टेबल प्लग इसके अंदर भी होता है, 90% या मोर देन 90% इसके अंदर कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक होता है। इंफार्क्शन होता है थ्रू आउट द लेयर ऑफ द हार्ट, सही, यानी इसके अंदर ये एंडोकार्डियम है, इसके अंदर भी इंफार्क्शन है, मिडल लेयर मायोकार्डियम इसके अंदर भी, और ये जो एपिकार्डियम है, सही है, या पेरिकार्डियम है, इसके अंदर भी इंफार्क्शन है। अगर ऐसा हो तो उसको फिर हम नाम देते हैं कि ट्रांसलुमिनल मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ठीक है। ये एंजाइना के या कोरोनरी आर्टरी के सब टाइप्स हैं।
अनस्टेबल एंजाइना प्लस सब एंडोकार्डियल इन्फार्क्शन और इसके अलावा ट्रांसम्यूरल इन्फार्क्शन, इसको हम करेक्टेड नाम देते हैं एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, क्योंकि इसके अंदर कोरोनरी आर्टरी के अंदर खराबी आ जाती है। और सिंड्रोम हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जब आप क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पढ़ लेंगे तो इसके अंदर सारे सिस्टम इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो इसलिए हम इसको नाम देते हैं कि एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है।